भारत के डिजिटल दुनिया में एक नया बहुत ही खतरनाक साया मंडरा रहा है। देखिए, ये कोई आम घोटाला नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल जाल है जो डर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को, आप यकीन नहीं करेंगे, अपनी ही दुनिया में कैदी बना लेता है। आज हम इसी डिजिटल अरेस्ट के अदृश्य खतरे को समझेंगे। अब ये जो सवाल है ना, ये कोई काल्पनिक सिचुएशन नहीं है, बल्कि हजारों भारतीयों के लिए एक डरावनी हकीकत बन चुका है। और बस यहीं से उस खतरनाक खेल की शुरुआत होती है जिसे हम डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डिजिटल अरेस्ट कोई कानूनी प्रक्रिया है ही नहीं। ये सरासर एक फ्रॉड है, एक धोखाधड़ी है। असल में भारतीय कानून में वीडियो कॉल पर किसी को गिरफ्तार करने का कोई प्रावधान है ही नहीं। ये तो बस डराने के लिए बनाया गया एक शब्द है। देखिए, भारत ने डिजिटलीकरण में एक बहुत लंबी छलांग लगाई है। ई-कॉमर्स से लेकर डिजिटल पेमेंट्स तक सब कुछ ऑनलाइन हो गया है ना। लेकिन इस सुविधा का एक दूसरा पहलू भी है। इसने साइबर अपराधियों के लिए नए दरवाजे भी खोल दिए हैं। हमारे पास साइबर अपराधों से निपटने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जैसा कानून तो है, लेकिन जिस तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, खासकर एआई और डीप फेक जैसे नए टूल्स के साथ, हमारा कानून अक्सर पीछे छूट जाता है। और इसका नतीजा वो सच में चौंकाने वाला है। 2024 तक इस अकेले घोटाले की वजह से लोगों को 1935 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है। ये आंकड़ा खुद बताता है कि ये समस्या कितनी बड़ी और गंभीर है। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, मामलों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ी है। आप देखिए, 2022 में जहां लगभग 40,000 मामले थे, वहीं 2024 तक ये संख्या 3 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 1,23,000 के पार हो गई। मतलब ये खतरा बहुत तेजी से फैल रहा है। तो एक बात साफ है, ये कोई साधारण फिशिंग ईमेल या एसएमएस स्कैम नहीं है। नहीं, ये एक नए जमाने का साइबर अपराध है जो पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक रूप से फंसाने के लिए बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। ये स्कैमर्स बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। वो एआई का यूज करके किसी की भी आवाज की नकल कर सकते हैं, डीप फेक वीडियो बना सकते हैं जिसमें कोई पुलिस अधिकारी बात करता हुआ दिखे, और तो और पूरी तरह से नकली डिजिटल पहचान और जाली वारंट भी बना सकते हैं जो देखने में बिल्कुल असली लगते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये घोटाला असल में काम कैसे करता है। ये स्कैमर्स एक बहुत ही सोचे समझे प्लान के तहत काम करते हैं। सब कुछ एक ऑफिशियल लुकिंग कॉल से शुरू होता है, फिर वे मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग्स जैसे संगीन इल्जाम लगाते हैं। भरोसा दिलाने के लिए वे जाली वारंट या आईडी कार्ड भी दिखाते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक कदम है डिजिटल हिरासत, जहां पीड़ित को घंटों तक वीडियो कॉल पे रहने के लिए मजबूर किया जाता है, एकदम अकेला कर दिया जाता है, और आखिर में मामले को रफा दफा करने के लिए पैसों की मांग की जाती है। तो इस पूरे स्कैम का जो सबसे बड़ा हथियार है ना, वो है साइकोलॉजिकल प्रेशर। तत्काल गिरफ्तारी का डर पैदा करके ये स्कैमर्स सोचने समझने का मौका ही नहीं देते, और इसी घबराहट में लोग उनकी मांगे मान लेते हैं। असली और नकली के बीच का अंतर समझना ही सबसे बड़ा बचाव है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, असली गिरफ्तारी हमेशा इन पर्सन यानी व्यक्तिगत रूप से एक फिजिकल वारंट के साथ होती है। कोई भी पुलिस या सरकारी एजेंसी फोन पर किसी को गिरफ्तार नहीं करती या मामला निपटाने के लिए पैसे नहीं मांगती। तो सवाल ये उठता है कि इस बढ़ते हुए खतरे से निपटने के लिए भारत का लीगल सिस्टम और सरकार क्या कर रही है? ये लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है। अब देखिए, प्रॉब्लम यह है कि आईटी एक्ट जैसे हमारे मौजूदा कानून इस तरह के खास अपराध के लिए नहीं बनाए गए थे। इसलिए अधिकारी धोखाधड़ी, प्रतिरूपण और जबरन वसूली जैसी मौजूदा धाराओं का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसकी वजह से कानून में कुछ कमियां रह जाती हैं। जैसे डिजिटल अरेस्ट के लिए कोई सीधा कानून है ही नहीं। चूंकि कई स्कैमर्स देश के बाहर से ऑपरेट करते हैं, तो जुरिस्डिक्शन एक बड़ी चुनौती बन जाता है। और सच तो ये है कि टेक्नोलॉजी हमेशा कानून से एक कदम आगे रहती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है। डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए कई लेवल पर कोशिशें की जा रही हैं। सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C की स्थापना की गई है। कोई भी राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकता है।
जागरूकता फैलाने के लिए एसएमएस अलर्ट, कॉलर ट्यून और साइबर दोस्त जैसे सोशल मीडिया अभियान भी चलाए जा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि न्यायपालिका से लेकर सरकारी एजेंसियां तक सभी इस खतरे की गंभीरता को समझ रहे हैं और इससे निपटने के लिए लगातार अपनी रणनीतियों को बेहतर बना रहे हैं। इस लड़ाई के कुछ अहम पड़ाव अगर देखें, 2004 में साइबर अपराध में पहली सजा हुई थी, फिर 2020 में I4C की स्थापना एक बहुत बड़ा कदम था, और अभी हाल ही में 2024 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस मामले पर खुद संज्ञान लेते हुए इसे एक गंभीर खतरा माना और सरकार को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे AI और दूसरी तकनीकें हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रही हैं, एक सुरक्षित डिजिटल भविष्य बनाना सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हम सब की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जागरूक रहना ही सबसे बड़ा हथियार है।